ये हमने देखा अभी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मतलब कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो हमारा आता है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य की दृष्टि से रिसर्च के 4 टाइप हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, सॉरी एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड कोरिलेशन। तो इसमें हमने देखा डिस्क्रिप्टिव यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, सिर्फ उसमें वो हम क्या हुआ कैसे हुआ इन सब चीजों को नहीं, जो है उसको देख करके बस डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, किसी जगह जगह हो सकता है, कोई सब्जेक्ट एरिया हो सकता है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उस एरिया के बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है, ठीक है। तीसरा आपका आता है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम डिस्क्रिप्टिव का ये क्या है, नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के बाद जो स्टेप आता है वो एक्सप्लेनेटरी होता है। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, सिर्फ उस जगह को देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी में हम क्या करते हैं, उस जगह का पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोरिलेशनल। कोरिलेशनल में क्या होता है, दो अलग अलग वेरिएबल हम लेते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था पैरासिटामोल और फीवर, लोगों का फीवर कम हो रहा है नहीं हो रहा है पैरासिटामोल से, तो ये क्या है, दो जो वेरिएबल हमारा पैरासिटामोल और फीवर, उस पे हम क्या देख रहे हैं, कोरिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोरिलेशनल स्टडी में आता है। नेक्स्ट, तो इसी का आगे हम देख रहे थे डिस्क्रिप्टिव में। तो डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या देखा था, रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या करें, वो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करें। फेनामेना यानी कि, फेनामेना यानी कि क्या होता है, घटना, कोई घटना घटी है, उस घटना के विषय में हम क्या करते हैं, बहुत मतलब डिस्क्राइब करते हैं, उस जगह को ऑब्जर्व करके उसे डिस्क्राइब करते हैं कि वहां के लोगों में क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। फिर ये क्या करता है, व्हाट का इसमें आंसर मिलता है हमें कि क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसी घटना को देखने के बाद, अब बस देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, भूकंप आया होगा, नक्सलाइट ने अटैक किया होगा, या फिर और कुछ, मतलब बाढ़ आया होगा, तो ये क्या हुआ होगा उससे देख के हमें पता चलता है, ठीक है। क्यों हुआ इसके बारे में हमें इस स्टडी से पता नहीं चलता है, ठीक है। और ये है नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, हम वहां के वेरिएबल, वहां के चर पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है, यहाँ तक हमने देखा था। फिर है व्हाट इज, मतलब कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कैसे हुआ, ठीक है, क्या हुआ वहां पे, कैसे हुआ। फिर ये क्या होता है, स्टैटिकल इन नेचर। स्टैटिकल इन नेचर यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी को क्या कर सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी भूकंप वाला ही लिया, ठीक है। तो एक जगह है, वहां पे क्या हुआ, भूकंप आया, तो अब हम उसको मेजर कर सकते हैं, कितने घर टूटे हैं और कितने लोगों की हत्या, मतलब जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सा सामान मतलब कि बेकार हुआ है, बर्बाद हुआ है। तो ये क्या, एक तरह से हम स्टैटिक्स के रूप में उसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टैटिकल इन नेचर होता है। ऑब्जर्वेशनल रिलेटेड होता है, मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख करके हमें पता चलता है, इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, किसी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बस एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक, क्लियर है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। आप लोग को नोट्स भी इसी तरह से बनाने हैं, जैसे कि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ये स्टैटिकल इन नेचर होता है, ताकि आप बाद में एक बुलेट पॉइंट्स की तरह तरह उसको पढ़ें तो आपको पता चले, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टैटिकल होता है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। स्टैटिकल यानी कि मतलब उसकी गणना की जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, स्टैटिकल, नॉन स्टैटिकल, कोरिलेशनल, इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो आपको वहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है स्टैटिकल, वो आपको चूज करना है। क्लियर है डिस्क्रिप्टिव, पास तो नहीं हो रहा है। मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी मैम जी। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होता है, मैम ये बेसिकली एक रिपोर्ट की तरह काम करती है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट राइटिंग की तरह, कहीं हम जाते हैं तो क्या करता है कि उस जगह को देख करके, ऑब्जर्व करके, हमें क्या समझ में आया, क्या देखने को मिला, वो चीज हम एक रिपोर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव और रिसर्च।
मैम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है मतलब ऐसा मतलब लेबोरेटरी के तौर पे हम इसको देखते थे, जैसे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं हम। सॉरी, आपकी आवाज समझ नहीं, किसके क्या बोल रहे हैं? मैम मेरा ये कहने का मतलब था, जो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, जी जी। मैम वो मतलब एक हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, या एक लेबोरेटरी में जो हम टेस्ट करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी इसको हम देख सकते हैं? नहीं, इसको लेबोरेटरी में तो इतना इसका रेलेवेंस नहीं है, इसको हिस्ट्री में भी नहीं, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में है ये, ठीक है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ हुआ, एकदम हिस्ट्री में भी जाएंगे तो वो भी है हिस्टोरिकल, जैसे कि आर्कियोलॉजी वगैरह में जब हम जाते हैं तो वो भी है, वहां भी देखा, फिर जैसे खुदाई वगैरह हुई तो वहां पे क्या क्या चीज मिला तो उससे हमने एक क्या बनाया, लेकिन वो आपका एक्सप्लेनेटरी में आ जाएगा, उनको देखा फिर एक्सप्लेन किया, मतलब अपनी समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, प्रेजेंट स्टडी है, मतलब प्रेजेंट में आपको ये घटना घटी, उस घटना स्थल पे जा करके हमने उस घटना के विषय में जानकारी प्राप्त की, उसके उसके विषय ओके। में जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। फिर है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसा कि अभी हमने देखा था, बताया था मैंने कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, मतलब एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, उस विषय के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उस विषय को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हम कब कब करते हैं, व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली नोन, जब हमें अपने प्रॉब्लम के विषय में जानकारी नहीं होती है, तब भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। जो भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आपने हमारे रिसर्च के अंदर जो लिटरेचर रिव्यू आता है वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जैसे कि हमने तो एक टॉपिक सोच लिया कि मेरा ये टॉपिक है रिसर्च के लिए, आपका जो भी टॉपिक होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि आप इसके विषय में शोध गंगा में ढूंढिए, शोध गंगोत्री में ढूंढिए, क्योंकि इस विषय में और रिसर्चेस हो गए हैं या नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, ठीक है, मतलब कैसे हुए हैं, आपने जो टॉपिक चूज किया वही टॉपिक पे हुआ है या फिर कुछ अलग तरीके से हुआ है, तो ये सब चीजों को एक्सप्लोर करना, जानना, तो ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जब हम अपने प्रॉब्लम के विषय में अच्छी तरह से नहीं जान रहे होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए, प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइट बनी होगी, ठीक है, मतलब जब बिजली ये लाइट बनाया होगा, ये तो खैर बड़ा इन्वेंशन है, तो ये पूरे इंडिया में फैल गया होगा, लेकिन कुछ चीज ऐसा होगा जैसे कि किसी जगह पे बना, उस विषय में हमें नहीं पता है कि वहां पे बन गया है, ठीक है, फिर हम वही चीज बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे लाइट बनाना है, मुझे बल्ब बनाना है, तो इस रिसर्च का हमारा कोई रिलेवेंस नहीं बनेगा, कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ताकि हमें अपने प्रॉब्लम के विषय में जानकारी प्राप्त हो, कि वो क्लियरली वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है या उसका सॉल्यूशन निकल चुका है, वो चीज जानने के लिए भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है, टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द प्रॉब्लम। अब हमारा क्या हुआ कि प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, एक प्रॉब्लम हमें डिफाइन हो गया कि बिजली अभी तक बनी नहीं है, अब इसके बारे में हमें करना है, तो अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि हमें अब इस प्रॉब्लम के विषय में क्या, चलिए बिजली तो नहीं बनी है, लेकिन बिजली जैसा कुछ और बना है क्या, या फिर लाइट जैसा और कुछ बना है क्या, या कुछ और थ्योरी को यूज करके हम लाइट बना सकते हैं क्या, तो उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना, उस प्रॉब्लम के विषय में जानने के लिए, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट है, जो प्रॉब्लम अभी हमारे सामने है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस प्रॉब्लम के विषय में जानने के लिए भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिसर्च डिजाइन, हम जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसी फील्ड में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग और रिसर्च पढ़ते हैं, ताकि दूसरों ने क्या रिसर्च डिजाइन यूज किया है, तो और हम उससे अलग क्या कर सकते हैं, तो उस चीज को जानने के लिए भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। और क्या है, सैम्पलिंग को जानने के लिए कि पहले कितनी सैम्पलिंग हुई है, कहाँ कहाँ से सैम्पलिंग ली गई थी, सैम्पलिंग टेक्निक क्या क्या यूज की गई थी, डाटा कलेक्शन कैसे किया गया था, तो ये सब चीज जब हम जानने के लिए रिसर्च करते हैं, जानने के लिए पढ़ते हैं, तो वो रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। क्लियर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च?
इसमें एक जो यस मैम। हाँ रेड पॉइंट यस। लिखा हुआ है, क्रिएट द हाइपोथेसिस, मतलब कि अपनी परिकल्पना बनाने के लिए। क्योंकि जब आप परिकल्पना भी बनाते हैं तो ऐसे ही आप परिकल्पना नहीं बना देते। परिकल्पना बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के, कि परिकल्पना मतलब क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो आपका रिजल्ट में आने वाला है, तो आप कुछ भी उसमें नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्रिटिकल स्टडी करना पड़ेगा, एक डीप स्टडी आपके पास होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि पैरासिटामोल से कैंसर ठीक होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने दिया, तो आपने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे दिया कि पैरासिटामोल से कैंसर दूर होगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड प्रीवियस स्टडी कुछ हुई है, या फिर उस पे आप कुछ बेस्ड ऐसे स्टडी दे रहे हैं, तो वो एक हाइपोथेसिस, जो एक परिकल्पना आप बनाते हैं, वो भी क्या होता है, प्रीवियस स्टडी पर बेस्ड होता है। इसीलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस चूज करना प्रेफर करते हैं, जिसमें कि हम एक किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं देते, जिसमें हम कहते हैं कि पैरासिटामोल से कैंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो या तो ये अब नेगेटिव में भी जा सकता है, या पॉजिटिव में भी जा सकता है, या फिर कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो आपके हाइपोथेसिस क्रिएशन के लिए भी, हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए ये रेड में लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि मतलब डिस्क्रिप्टिव, देखिए मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ये बहुत सारे कई सारे रिसर्च, हम एक ही रिसर्च, एक थीसिस जब हम बनाते हैं तो उस समय कई सारे रिसर्चेस हम यूज करने पड़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हम यूज करते हैं, किसी जगह पे जाके हम उस चीज को देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसी में हम अपने तरीके से क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक ही रिसर्च में हम कई तरह के रिसर्च टाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत ही एक और स्टडी जो हम करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। पायलट स्टडी नाम सुना है आप लोगों ने, पायलट स्टडी? यस मैम, नाम सुना है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं क्या है पायलट स्टडी? मैम याद नहीं आ रहा अभी। ओके, चलिए ठीक है, तो अभी बताते हैं पायलट स्टडी क्या होता है। जैसे कि आपने एक स्टडी डिजाइन किया, ठीक है, मान लीजिए योगा में, या फिर ये बेसिकली ज्यादातर थोड़ा प्रैक्टिकल वाले फील्ड में होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने एक स्टडी डिजाइन किया कि मतलब प्राणायाम करने से हमारे नर्व पे इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए, क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, एक्सप्लोरेशन हमारा है नहीं, तो हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करेंगे, पहले 10 लोगों में वो रिसर्च करके देखेंगे। ठीक है, पहले ही हम 50-100 सैंपल ना लेकर के सिर्फ 10 लोगों में हम उस रिसर्च को करके देखेंगे। जैसा हम रिसर्च करना चाहते हैं उसका छोटा रूप बोला जाता है पायलट स्टडी। मतलब कि जो भी आप एक ब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, उसको समझने के लिए, उसमें क्या क्या चीजें हैं ये जानने के लिए हम एक छोटा स्टडी करते हैं, जिसको पायलट स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सप्लोरेटरी स्टडी का ही टाइप है, जो आपके किस में होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च में यूज होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, टू कैरिड आउट टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी, मतलब फिजिबिलिटी यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका लचीलापन कितना है, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल है या नहीं, हम उस रिसर्च को कर सकते हैं या नहीं, उसमें कितना खर्चा आ सकता है, या लोगों के लिए वो यूजफुल है या नहीं, लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, छोटा स्टडी, बड़े स्टडी का छोटा फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। तो ये भी आपका क्या है, एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी का ही टाइप है, जो हम बेसिकली किस में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो it is usually carried out when the researcher want to explore area what which she little or no knowledge। ठीक है, मतलब कि जब वो उस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, या तो फिर उसको उस एरिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा नॉलेज है उसको, और उस नॉलेज को जब वो बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं। ठीक है, A small scale study is undertaken to decide if it is worth carrying आउट ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक छोटा स्टडी किया जाता है ये जानने के लिए क्या ये फायदेमंद है। अगर हम स्टडी को बड़े बड़े स्केल में करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ करते हैं, तो क्या ये फायदेमंद है या नहीं है, ये जानने के लिए जब हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो ये पायलट स्टडी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा पायलट स्टडी क्या होता है। मैम पायलट स्टडी को हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन पे लागू करने से पहले उसको एक छोटे सैंपल के तौर पर टेस्ट किया जाता है, फिर बाद में उसको बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है। नहीं, अप्लाई नहीं करना है अभी, मतलब बड़ा जैसे कि हम रिसर्च करेंगे, आप थीसिस वगैरह लिखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, एक 50 या 100 सैंपल लेना रहता है, ठीक है, तो 50 या 100 सैंपल को भी लेने के लिए हमें क्या करना है, बहुत बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसी स्टडी को, सेम स्टडी को 5-7 लोगों में या 10 लोगों में करके देख लेंगे पहले कि वो सही है या नहीं, सही जा रहा है या नहीं, या हमें समझ में नहीं आ रहा था तो उसको समझने के लिए हम सिर्फ 10 लोगों में उसको कर लेंगे, फिर वही स्टडी बाद में 100 लोगों में करेंगे अगर वो सही लगा तो, ठीक है। ये जनरलाइज करने के का पर्पस अभी नहीं है इसमें, रिसर्च के पहले ही एक छोटा रिसर्च। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर कॉजल रिसर्च भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसका दोनों नाम है, एक्सप्लेनेटरी या फिर कॉजल रिसर्च। तो ये क्या है, वन स्टेप अवे या अहेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, ये जो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा है उसका क्या है, एक स्टेप आगे है, मतलब कि आगे एक स्टेप है, ये आपको जानना है कि जो कॉजल रिसर्च है या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक स्टेप आगे का है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या बोला था, हमने ये नहीं, उसमें क्या बोला था कि क्यों हुआ ये हमने नहीं देखा था, ठीक है, उसके कॉज क्या है, उसके कारण क्या है, भूकंप आने का कारण क्या है, ये चीज हमने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया था। उसमें बस हम उस जगह में गए, भूकंप आ गया है, उस जगह में गए, बस उस जगह को देखा, ऑब्जर्व किया और लिख दिया, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। लेकिन अब जब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आएंगे, तो उसी फेनोमेना को, उसी घटना को हम उसके कॉज में भी जाएंगे और उसका इफेक्ट भी देखेंगे, दोनों चीज देखेंगे, ठीक है, कि वो भूकंप क्यों आया होगा, वहां पे पेड़ ज्यादा नहीं है, घर ज्यादा हो गए हैं, ये हो गया है, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, मतलब ये उसके कॉज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके कारण तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा किस में आता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आता है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर है। यस मैम, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो भूकंप में, भूकंप आया है, उस जगह के लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, कहीं पे भूकंप आया है तो उस जगह के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। बताइए। अच्छा पहले ये बताइए, वहां पे दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, भूकंप वाले स्थान में दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। एक तो भूकंप है मैम, भूकंप जो है आया है, और दूसरा, और क्या है, मतलब उसकी वजह से जो वहां दिक्कत हुई है, एक तो वो मतलब कि बेसिकली वहां के लोग, ठीक है, वहां के लोग, जिसपे उसका भूकंप इफेक्ट मतलब हुआ है, भूकंप का जिसपे जी, इफेक्ट हुआ है, ठीक है, वहां के लोग, घर वर को तो वहां हम के लोग, साइड में रखते हैं, मेन उसके क्या है, वहां के लोगों को जो असुविधा हुई है वो उसका क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे जो भूकंप जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यस, और वहां के लोग जो और है वो क्या होंगे, उसके डिपेंडेंट डिपेंडेंट, वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भूकंप की वजह से उनको ये दिक्कतें हुई हैं, हाँ वहां के लोग मतलब प्रभावित हुए। हाँ, ठीक जी, है, तो ये चीज आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। अभी रिसर्च में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिपेंडेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आइसोलेशन मतलब कोई बता सकते हैं क्या है? विलगीकरण, पर अलग 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 कर, अलग होना। हाँ अलग होना, आइसोलेशन के विषय में सभी जानते हैं कोविड 19 के टाइम से,
कोविड-19 में जिनको कोविड होता था उनको क्या किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था या उनको स्थिर कर दिया जाता था, ठीक है। आइसोलेशन का यहाँ पे एक मतलब है कि उनको अलग कर देना या फिर स्थिर कर देना। तो हमेशा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब हम उसमें कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, कोई इसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब भूकंप पे हम कोई चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनपे क्या इफेक्ट हुआ, उनपे पहले क्या उन्होंने कारण किए, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि क्या है। अब किसी जगह में भूकंप आया तो उसका मेन बहुत सारे मतलब रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन और भी हो सकता है कि उन्होंने पेड़ की कटाई की होगी, पॉल्यूशन बढ़ाया होगा, तो वो एक तरह से कॉज भी कौन क्रिएट कर रहे हैं, वहां रहने वाले लोग ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वेरिएबल का हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम क्या देखते हैं, उन पे इफेक्ट भी देखते हैं और उनका ही कॉज देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। समझ में आया एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है? जी मैम, जी। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करके भी रखिएगा अपने पास, ताकि बाद में आप लोग को समझ में आए, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट विल बी। अब इसमें हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि अब इसके आगे क्या, व्हाट विल बी मतलब अब क्या होगा, ठीक है। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, अब उनमें क्या होगा, ये भी चीज हम इसमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को हम इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ प्रेजेंट स्टडी में जो हुआ है उसी चीज को देख के करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टडी में हम क्या करते हैं, पास्ट में उसके क्या कॉज रहे होंगे, अभी उसका क्या इफेक्ट हुआ है और आगे उससे हम कैसे सुधार सकते हैं या फिर क्या उसके इफेक्ट आगे होंगे, वो चीज भी हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अटेम्प्ट्स टू क्लियरिफाई व्हाई, क्यों हुआ ये, ठीक है। हाउ, कैसे हुआ। देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, उसमें क्या सिचुएशन है उसके अंदर, जैसे भूकंप आया तो भूकंप आने के लिए क्या सिचुएशन रहे होंगे, मतलब उनके में क्या क्या रिलेशन रहा होगा, घर वहां पे ज्यादा है या फिर वातावरण उनका सही नहीं है, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है, गर्मी ज्यादा है, जो भी मतलब उसके क्या उसके सिचुएशन के बीच में क्या रिलेशन है, जो अभी भूकंप आया उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, ये भी चीज हम वहां पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च अटेम्प्ट्स एक्सप्लेन मतलब कि एक घटना के विषय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं और उन चीजों के बीच में रिलेशन देखते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में क्या रिलेशन है, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रिलेशन है, वो सब चीज जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, इसमें भी हम वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट डिपेंडेंट वेरिएबल में हम थोड़ा बहुत चेंजेस वहां पे कर सकते हैं। क्लियर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? यस मैम, इसमें हम चीजों को बस खाली एक्सप्लेन करते हैं, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। हाँ, और उसमें रिलेशन देखते हैं, कॉज क्यों हुआ होगा, ठीक है। मैम जैसे कोविड क्यों हुआ, भूकंप क्यों हुआ या क्राइम क्यों हुआ। हाँ, क्राइम क्यों हुआ, तो वहां के लोग कैसे हैं, उसके प्रीवियस यानी कि पास्ट में वहां पे कुछ ऐसी घटना हुई है जिसका प्रेजेंट में इफेक्ट आया, अभी जो प्रेजेंट में जो घटना हुई है उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट आ सकता है, वो सारी चीजों को हम कोरिलेट भी करते हैं, उन चीजों के बीच में रिलेशन भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसको ओके मैम। एक्सप्लेन भी करते हैं अंदर से पूरी तरह से, जी मैम। मतलब वो ऐसा चीज हुआ क्यों, हो तो गया ये डिस्क्रिप्टिव में करेंगे, ठीक है। ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, ये हम सीआईडी वाले जो करते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ये डिस्क्राइब करने वाले डिस्क्रिप्टिव में करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये चीज हम एक्सप्लेनेटरी में करेंगे। ओके मैम। मैम मतलब ऐसा है कि एक मतलब दो चर है, एक प्रभाव डालता है और एक प्रभावित होता है, तो क्यों होता है वो प्रभावित। हाँ, क्यों हो रहा है वो प्रभावित, ये चीज हम उसमें एक्सप्लेन में देखेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में हम क्या देखेंगे, सिर्फ प्रभावित हुआ तो क्या प्रभावित हुआ, वहां पे क्या चीज प्रभावित हुई, बस वही चीज देखेंगे। क्लियर? जी मैम, जी। ओके, अब चलिए इसी में चौथा वाला हमारा आता है कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। तो कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है आपका,
कोरिलेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सहसंबंध कहा जाता है। कोरिलेशन मतलब क्या होता है? सहसंबंध। ठीक है, मतलब कि दो चीजों में जब हम संबंध देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। तो जैसे कि द मेन इम्फेसिस ऑफ दिस कोरिलेशन स्टडी इज टू डिस्कवर और एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशन, एसोसिएशन या इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन या एसोसिएशन, उन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है और या फिर क्या इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे वो किस तरह से निर्भर हैं। ये चीज जब हम देखते हैं तो ये किस में देखते हैं? कोरिलेशन रिसर्च। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? कोरिलेशनल स्टडी इज स्टैटिकल इन नेचर। स्टैटिकल यानी कि इसको हम स्टैटिक्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशनल स्टडी भी क्या होता है? स्टैटिकल होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी स्टैटिस्टिकल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। कोरिलेशन नाम से इसका मतलब पता चल जाएगा, सहसंबंध, दो के बीच में संबंध देखना, दो के बीच में क्या रिलेशन है ये देखना हमारे कोरिलेशन रिसर्च में होता है। अब इसमें तीन टाइप का कोरिलेशन होता है, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन और एक जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है? मतलब कि आपका पॉजिटिव यानी कि क्या हुआ? किसी एक चीज पर इफेक्ट किए तो दूसरा भी बढ़ा। अनुपात और वो क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपात, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, अनुपात और व्युत्क्रमानुपात ही बोलते हैं। मैम अनुपात का तो पता है कि वो रेशियो आपस में मतलब बराबर बराबर बढ़ता है। हाँ, ठीक है, तो वही मतलब कि अनुपात मतलब कि क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। मतलब कैसे, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? किस में हम देख सकते हैं ऐसा? सिंपल सा ही एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, कोई सोचिए। रिसर्च में आपको सोचना बहुत जरूरी है। मैम मतलब मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जैसे एक बैट्समैन रन मार रहा है तो उसके रन भी बढ़ रहे हैं और जो रन रेट है वो भी बढ़ रहा है। हाँ, ये है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल जैसे बच्चों वाला एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक पेन का रेट कितना है? 5 रुपया है। ठीक है, तो 10 पेन खरीदेंगे तो उसका रेट कितना हो जाएगा? 50 रुपये। मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। ठीक है, सिंपल सा जब हम इसको देखेंगे तो। और अगर हम रिसर्च के बेसिस पे देखते हैं तो कोई हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? मान लीजिए कि किसी एक एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव। मैम नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला ही बताइए, रिसर्च में पॉजिटिव वाला। जनरली हम लोग रिसर्च में अभी नेगेटिव वाला, योग में तो ज्यादातर नेगेटिव वाला ही वो करते हैं। इसमें हम लोग योग से ही मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे प्राणायाम हम जितना करते हैं, जितना ज्यादा हम प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा हमारे शरीर में क्या होगा? कांति, यानी कि हमारे चेहरे की चमक है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जितना प्राणायाम, जैसे हम 10 मिनट करेंगे तो उस हिसाब से बढ़ेगा, 20 मिनट करेंगे तो उस हिसाब से बढ़ेगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि पॉजिटिव यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर? आया क्या समझ? जी मैम, जी आया, समझ आया। हाँ, अब देखिए नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? उसका जस्ट अपोजिट है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, एक में प्लस करेंगे तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। इसका एग्जाम्पल बताइए। मैम बैट्समैन आउट हुआ तो टीम का रन रेट भी गिर जाएगा। और कोई? और मैम रिसर्च में ऐसा होगा कि अगर हम इसको लैब में यूज करेंगे तो दो केमिकल्स में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो मे भी हो सकता है कि दूसरे केमिकल पे जितनी हम मात्रा कम करेंगे तो उसका जो रिएक्शन टाइम होगा वो कम होता चला जाएगा। जैसे हमने पैरासिटामोल का वो तो वो हो जाएगा, लेकिन
नॉर्मली हम योग से ही, क्योंकि इसको हम, ये जो कोरिलेशन है ना वो ज्यादातर हम उससे देख सकते हैं, एम्पेरिकल वगैरह रिसर्च है उससे, कि अगर हम जितना ज्यादा सूर्य नमस्कार आप करेंगे उतनी ही आपकी वो ओबेसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब कि एक नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है, उल्टा बन रहा है, जिसको आप बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, घटता जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर जीरो कोरिलेशन मतलब क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं आता, आप कितना भी कुछ करा लें दोनों वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। ठीक है, समझ में आया कोरिलेशन? जी मैम। मैम इसमें ये 3 रिलेशंस पे मतलब ये 3 रिलेशंस होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे उसमें ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं। हाँ, ये ऐसे पूछता है जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, देखेंगे आप रिसर्च वगैरह का क्वेश्चन 3-3 4-4 लाइन का रहता है, मतलब कि उसमें क्या रहता है कि एग्जाम्पल दिया रहता है, उस एग्जाम्पल को आपको समझना है, उसमें ये पूछता है कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को लेके आऊंगी इस पे, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये सब के रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा रहता है कि एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दे देगा, उसमें बोलेगा कि इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, या फिर ऐसे ही कोई एक कोरिलेशन वाला रिसर्च का एग्जांपल दे देगा, इसमें बोलेगा कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है या फिर जीरो कोरिलेशन है, या फिर कोई दूसरा ही रिसर्च का नाम दे देगा। ठीक है, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये खाली आपको समझ बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन इससे डिफरेंट रहता है, और क्वेश्चन कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते जाइए, सारे रिसर्च क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके मैम। तो एक हम और देख लेते हैं, अदर, इसके अलावा भी और भी रिसर्च के टाइप होते हैं। ठीक है, तो एक तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च मतलब, कॉजल रिसर्च मतलब क्या है, याद है, बताइए। नहीं, ये अभी मैंने आपको बताया था, कॉजल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को ही क्या बोला जाता है, कॉजल रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल यानी कि कॉज एंड इफेक्ट जिसमें हम देखते हैं। क्लियर, इसीलिए आपको अन्य नाम जो होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, एक्सप्लेनेटरी के अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, कॉजल रिसर्च है, कारण वाला रिसर्च। ठीक है, तो ये देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से एक स्टेप आगे कौन है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से एक स्टेप आगे कौन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, समझ में आया ना, ये इस तरह से भी आपको याद रखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि रिसर्च अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कॉजल रिसर्च का एक स्टेप आगे, यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से भी आगे। ठीक है, तो experimental research is a study that strictly adheres to the scientific research design। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है, मतलब जिसको हम लैब में बैठ के करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसमें कोई भी चीज हम मतलब अपने हिसाब से नहीं कर सकते, पूरी तरह से साइंटिफिक, एक मेथड होता है, उसी मेथड से हमें इसको क्या करना है, फॉलो करना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड टू द हाइपोथेसिस ए वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। मतलब कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, डिस्क्रिप्टिव में, एक्सप्लेनेटरी में और एक्सप्लोरेटरी में, इन सब में हमने क्या देखा कि हम वेरिएबल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा सभी वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे जो हुआ है उसी को हम देख के क्या करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, जानते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेटरी सॉरी
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसा होता है जिसमें कि हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल और मतलब क्लियर एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम उसमें जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लेबोरेटरी में रिसर्च करने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इस रिसर्च को करने के लिए हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर के लिए उस पूरे रूम का टेम्परेचर क्या बना दिया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस बना दिया जाता है। ठीक है, उसमें धूप नहीं आना चाहिए, धूप आना चाहिए। जो भी चीज हम करते हैं, मतलब कि हम उस इन्वायरमेंट को कैसा बना देते हैं, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग बना देते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते। अब हम भूकंप वाला एरिया तो वो नहीं कर सकते ना, जनरेट नहीं कर सकते, वो तो जहाँ पे हुआ है, जैसा हुआ है, हमें उसी पे रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसा होता है, हम उस एरिया को ही या उस इन्वायरमेंट को ही अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ढाल देते हैं। ठीक है, जैसा हमें अपने रिसर्च के लिए चाहिए वैसा ही हम उस इन्वायरमेंट को बना देते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो इसीलिए इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, it is systematic scientific approach to research in which the researcher manipulate one or more variable। इसमें वो क्या कर सकता है, वन और मोर वेरिएबल को वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कि उस वेरिएबल को वो चेंज भी कर सकता है, उस वेरिएबल को वो कंट्रोल भी कर सकता है। कंट्रोल यानी कि जैसे टेम्परेचर उसको चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो 35 डिग्री उस रूम का टेम्परेचर कैसा बना देगा, एसी या फिर किसी के थ्रू 35 डिग्री सेल्सियस का बना देगा। अपने हिसाब से उसको क्या कर सकता है, अपने नियंत्रण में कर सकता है। ठीक है, और उसको मेजर भी कर सकता है, मतलब उसको नाप सकता है जिस तरह से ही वो उसे नापना चाहता है। ठीक है, एनी चेंजेस इन अदर वेरिएबल। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हुआ उन सब चीजों को वो मेजर कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड इन फिजिकल साइंसेस। ठीक है, फिजिकल साइंस में हम इसका यूज करते हैं, सोशल साइंस में नहीं। सोशल साइंस यानी कि जो संस्कृत, ह्यूमैनिटी, योगा, ये सारी चीजें हैं, इस पे हम या एजुकेशन, इन सब में हम इसको नहीं यूज कर सकते। हिंदी, संस्कृत, योगा, एजुकेशन, इन सब में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज नहीं कर सकते। फिजिकल रिसर्च जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारी चीजें हैं, तो उस पे हम इसका रिसर्च मतलब कि इस रिसर्च को कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यस इसका मैम। थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, रिसर्चर हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द वेरिएबल, मतलब कि उसका उस वेरिएबल पे क्या होता है, पकड़ होता है। होल्ड यानी कि पकड़ होता है, वो जिस तरह से उसे चाहे वैसे उसे क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो चाहे कि वो उसे इधर मोड़े तो उधर मोड़ सकता है, जैसा भी मतलब उसको करना है उस वेरिएबल के साथ, वो उस तरह से उसको कर सकता है। ठीक है, मतलब उसका होल्ड होता है, उसका पकड़ होता है। रिजल्ट इज मोर अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक, क्योंकि उस वेरिएबल पे हमारा पकड़ है, इसलिए रिजल्ट भी कैसा आएगा, अप्रोप्रिएट आएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, हम जैसा चाहेंगे, जिस तरह से लाना चाहते हैं उस तरह से आएगा। जैसे कि आप मेडिकल साइंसेस में ये रिसर्च ज्यादातर होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो देखते हैं कि इसका अलग अलग तरह की जो मेडिसिन बन रही है, कोविड-19 या फिर जिन भी चीजों का अभी तक बना है पहले भी, तो उसमें वो क्या करते हैं, उस पहले उस एक्सपेरिमेंट को एक लेबोरेटरी में करते हैं, उसके बाद ही उसे पीपल पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो उस जब वो लैब में उस चीज को करते रहते हैं, तो उस पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑन द रिजल्ट आर एनालाइज्ड, दे कैन बी यूज्ड, अप्लाइड, वेरियस अदर सिमिलर एस्पेक्ट्स। ठीक है, उस रिजल्ट को जब आ जाता है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन का रिजल्ट आया, तो अब उस मेडिसिन, पैरासिटामोल बना होगा, तो उस पे क्या किया गया, लैब में पहले रिसर्च किया, फिर लोगों पे रिसर्च किया गया, टेस्ट किया गया उसका, फिर उसके बाद अब हम पैरासिटामोल कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब कि उसको हम लोग किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कॉज एंड इफेक्ट, ये एंड है। ठीक है, कॉज एंड एंड
कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द हाइपोथेसिस कैन बी डेराइव्ड, मतलब कि इसमें पूरा कॉज एंड इफेक्ट को डेराइव किया जाता है, ठीक है। बाकी के रिसर्चेस में हम क्या देख रहे थे, कॉज एंड इफेक्ट क्या हुआ वो हम देख रहे थे, इसमें डेराइव करना यानी कि उसको निकालना, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट है, क्या उसका कारण है और क्या उसका इफेक्ट है, उसको हम यहाँ पे डेराइव करते हैं यानी कि निकालते हैं, ठीक है। जैसे पैरासिटामोल का फीवर पे इफेक्ट है, उस चीज को पहले उन्होंने क्या किया होगा, रिसर्च किया, देखा कि है या नहीं, मतलब कि उसे निकाला, ठीक है। रिसर्च के द्वारा पैरासिटामोल का फीवर पे इफेक्ट है, ये चीज निकाला बाद में, है ना। लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम उस चीज को निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट है, क्या कॉज था, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन एसोसिएशन विद द अदर रिसर्च मेथड, इसको हम लोग अदर रिसर्च मेथड के एसोसिएशन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि 2-3 रिसर्च को मिला करके भी यूज कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल ही नहीं बाकी सारे रिसर्चेस। मैम एक बार ना वो जो आपने पायलट वाला करवाया था, पायलट रिसर्च वाली, वो आप एक बार दोबारा बता दीजिए। जस्ट 1 मिनट, पायलट स्टडी, पायलट स्टडी जो आपका है फिजिबिलिटी स्टडी, इसमें क्या होता है, फिजिबिलिटी यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको बड़ा रिसर्च करना है कोई, जैसे कि कोई भी, इसको हम लोग मेडिकल साइंस से ही समझते हैं, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में हमें एक ऐसा रिसर्च करना है कि कोविड-19 का उस समय जब वैक्सीन निकला तो उन्होंने क्या किया होगा, पहले कोविड-19 के लिए पूरे देश में तो उसका रिसर्च नहीं किया होगा, पहले उन्होंने ढूंढा, पहले तो मेडिसिन ढूंढा कि इसका मेडिसिन क्या होगा, उसका इंजेक्शन या उसका वैक्सीन क्या होगा, ठीक है। फिर उस वैक्सीन को देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक छोटे लोगों को लिया होगा, 10-15 लोगों को, 5-10 लोगों को लिया, या फिर एनिमल को पहले लिया, ठीक है। एनिमल को पहले लिया, उन पे देखा कि उसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसको प्रूफ करने के लिए, अब लेकिन ये क्या होगा कि सिर्फ 10 लोगों में हम करेंगे तो हम उसको पूरे इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो सिर्फ 10 लोग के लिए हम क्या किया कि सिर्फ देखने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो रिसर्चर अपनी संतुष्टि के लिए करता है कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, या सही होगा या नहीं, ये जानने के लिए, ठीक है। फिर आपको लगता है कि हाँ ये सही होगा, इस पे इतना खर्चा आएगा और ये जो मैं रिसर्च करूंगा उसका इफेक्ट आएगा, तो इस उसको समझने के बाद वो फिर वही रिसर्च, सेम रिसर्च बड़े बहुत सारे लोगों पर करता है और उसको जनरलाइज करता है। समझ में आया क्या? यस मैम, मतलब मैम कोई भी इन्वेंशन होने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो वो पहले कुछ लोगों पे टेस्ट करता है, फिर देन उसको एक बड़े उस पे स्केल पे टेस्ट करके देखते हैं कि वो मतलब सही है या गलत है। जी, मतलब कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो रिसर्चर अपने लिए करता है, ठीक है। मतलब अपने को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए कि हाँ ये सही जा रहा है या नहीं, सही होगा या नहीं, ये समझने के लिए फिजिबिलिटी जो स्टडी है या पायलट स्टडी है वो रिसर्चर खुद के लिए करता है। बाकी जो हम रिसर्च करते हैं, थीसिस बनाते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है, कि समाज को क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन समाज को इफेक्ट पड़ेगा ये जानने के लिए पहले हम तो समझने कि समाज पे इसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं, तो ये जानने के लिए हम छोटे स्केल पर, कम लोगों पर, 5-10 लोगों पर वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। अपने को समझने के लिए जो रिसर्चर है वो समझने के लिए उस स्टडी को करता है, फिर उसे बड़े स्केल में करता है, ठीक है।